अच्छा स्टूडेंट्स, क्लास 10th का जो सा लोअर बोर्ड का इंग्लिश का पेपर होने वाला है। अच्छा बेटा सुन लेते हैं, नोट्स बनाते हैं। क्लास 10th का इंग्लिश का पेपर होने वाला है मंडे वाले दिन। कुछ बच्चे का मॉर्निंग टाइम है, कुछ का आफ्टरनून टाइम है, राइट। और ये वीडियो आज की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप तमाम के लिए, क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट सोचता है कि मैंने पूरा साल सही तरीके से नहीं पढ़ा तो किसी तरह मैं बस पासिंग मार्क्स ले लूँ डी ग्रेड के साथ, लेकिन उस डी ग्रेड का फायदा तो कोई नहीं होना। लेकिन हम वो मार्क्स लेने का आपको तरीका बताते हैं, उसके बाद एवरेज मार्क्स लेने का तरीका बताऊंगा और फिर हाईएस्ट मार्क्स लेने का तरीका बताऊंगा। तीनों तरीके आज मैं आपको बता दूंगा। रजिस्टर पेन आपके पास होना चाहिए ताकि आप इन चीज़ों को लिख सकें। स्टार्ट करते हैं। रजिस्टर पेन अपने पास ओपन होना चाहिए। ऊपर लिखें इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यूज। एमसीक्यूज आप सबके हमेशा सही होना चाहिए क्योंकि वो बुक में से आते हैं, ठीक है। और बुक की जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए होते हैं उन्हें भी आप पढ़ें एमसीक्यूज को। उसके अलावा जो फिल इन द ब्लैंक्स दी होती हैं जिन्हें आप लोग पढ़ते ही नहीं है, आपको लगता है फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आएंगी, फिल इन द ब्लैंक्स के वो एमसीक्यूज टाइप बना के दे देते हैं। अब हम आते हैं सबसे पहली बात कि इंग्लिश में बच्चे फेल क्यों होते हैं, इतनी ज़्यादा इंग्लिश में फेल की रेशो क्यों आती है। पहले फेल को समझते हैं, उसके बाद पास होने की तरफ जाते हैं। 5 बातें बताऊंगा जिनकी वजह से बच्चे फेल होते हैं। पॉइंट नंबर 1, वो बच्चे इंग्लिश में फेल होते हैं जो ये सोचते हैं कि क्वेश्चन आंसर और समरी ये 2 चीज़ें उन्हें इंग्लिश में पास करा देंगी। जितने बच्चे आप में से पिछले कल के दिन से लेके समरी और क्वेश्चन आंसर को रटा मारते रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि उनके हाईएस्ट मार्क्स आने वाले हैं। ये तो समझ आ रही है? उन्हें लग रहा है कि उन्हें हाईएस्ट मार्क्स आने वाले हैं, तो उनके हाईएस्ट मार्क्स नहीं आएंगे। अब्दुल्ला इस तरह बैठ जाओ, से शायद फेस नजर नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रही बात है, चीज क्लियर नहीं होती ना, ठीक है। तो समझ आ रही बात। हमारे समरी और क्वेश्चन आंसर पे ज्यादा फोकस नहीं करना। समरी और के ध्यान से समरी और क्वेश्चन आंसर जो से होते हैं, ठीक है, वो आप लोगों ने प्रिपेयर करने हैं सिर्फ लास्ट डे, पेपर से एक दिन पहले, यानी संडे को आप प्रिपेयर करें बस। अब फिर उनकी दूसरी वजह, वो बच्चे जो समरी को वो याद करते हैं जो सबसे निकम्मे बच्चे याद करते हैं। 3 किस्म की समरी दी होती है, एक वीक, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक ऑर्डिनरी। और वो बच्चे क्या करेगा, हारून साहब वीक वाली याद करेगा। कौन सी याद करेगा? वीक वाली। दिमाग सोचो, अगर याद ही क्वेश्चन आंसर और समरी करनी है तो क्यों ना ऐसे करो कि वो तीनों समरियों को मिक्स करके याद कर लो। समरी बने 2 पेजेस की, 5 में से 5 नंबर देगा वो आपको। क्यों आते हैं वो आप लोग समरी जितनी याद कर रहे हो, समझ आई? इन चीज़ों पर फोकस करें आप। एंड थर्ड पॉइंट जिसकी वजह से बच्चे फेल होते हैं, वो सबसे बड़ी वजह है कि क्वेश्चंस के आंसर वो 1-2 लाइनें को लिखते हैं जो बुक के अंदर होते हैं। कभी भी बुक वाले क्वेश्चंस के आंसर 1-2 लाइनें वाले नहीं लिखने। ये 3 वजह होती हैं, बाकी 2 वजह और बताऊंगा, 1 मिनट से वेट करें। अच्छा बेटा बाकी पॉइंट्स की तरफ फोकस करते हैं साथ साथ, क्योंकि गेस्ट आ रहे हैं, फिर मैं बीच में वेट करूंगा, आपको काम देता रहूँगा, ठीक है। गेस्ट कर लेंगे बाद में, ठीक है। अच्छा पहला पॉइंट फेल होने की समझ आ गई समरी को। दूसरा पॉइंट आपको समझ आ गया क्वेश्चन आंसर का, ठीक है। और थर्ड पॉइंट भी मैंने आपको समझा दिया। फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट एमसीक्यूज जो से हैं, राइट, वो एक्स्ट्रा एमसीक्यूज नहीं याद करके जाते। अगर आप एक्स्ट्रा एमसीक्यूज याद करके चले जाएं, ठीक है, बुक के अलावा भी जो एक्स्ट्रा दिए होते हैं आपकी की बुक अंदर, तो आपके पास ही नंबर आ सकते हैं। ये भी वजह फेल होने की है। लास्ट एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी वजह से बच्चे फेल होते हैं। प्रेजेंटेशन नहीं करते इंग्लिश के अंदर प्रेजेंटेशन करना सीखो। अगर ये आ जाएगा तो कोई बच्चा फेल नहीं होगा। इन 5 बातों को सबसे पहले अपने माइंड से रिमूव कर दो। अब आते हैं उनकी तरफ जो एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। अब लिखना शुरू करें। जो मैं बताने लगा हूं उन्हें अपने ज़हन में रखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक चैप्टर था आपका जिसमें प्रॉब्लम के बारे में बताया गया। लाइव प्रॉब्लम है कोई चैप्टर ऐसा? चैप्टर नंबर कौन सा कोई बताएगा? एनीवन? बुक से देख सकते हैं आप। 7 है। क्या नाम है उसका? देखें जरा एक बारी। अच्छा बेटा इंग्लिश के एमसीक्यूज के पॉइंट से जरा मुकम्मल करते हैं उन्हें। सबसे पहली बात, आप लोगों को ये समझ में नहीं आती कि कौन कौन से चैप्टर से ना एमसीक्यूज बन के आएंगे। कभी कभार ऐसा होता है कि पेपर जो से ना एक्सरसाइज की एमसीक्यूज होता है उसमें से नहीं आता, और इस बारी कोई भी एमसीक्यूज, मेरी एक्सपेक्टेशन है, बाकी बोर्ड वालों की अपनी मर्जी है, 90% चैप्टर के एंड वाले एमसीक्यूज नहीं आएंगे। आई रिपीट अगेन, 90% चैप्टर के एंड वाले एमसीक्यूज नहीं आएंगे। जिसने चैप्टर थॉरली पढ़ा है, समझा हुआ है, सिर्फ वही कर पाएगा, बाकी नहीं कर पाएंगे। अच्छा एक मिनट में आपको लिखवा दूं। रेन पोइम है ना, उसमें तो 3 एमसीक्यूज आएंगे,
लिखना है सिक्स के साथ साथ। रेन पोएम से कितने आएंगे? 3 MCQs आएंगे, लिखना। उसके बाद अच्छा क्लास 10th लिखिए, 9th ना लिखिए। करेक्ट दी स्पेलिंग वाले 5 MCQs आएंगे। करेक्ट दी हैं 4 आए 5 आए, एक ही बात है, ठीक है, 1-2 का क्या करना है। करेक्ट दी स्पेलिंग वाले, मिसाल के तौर पर कोई एक वर्ड पूछता हूँ, उसका स्पेलिंग आना चाहिए। रिवेंज के स्पेलिंग क्या होते हैं, कोई बताएगा? रिवेंज में REVENGE यही होते हैं। डेकोरेट के स्पेलिंग क्या होते हैं? चलें, अब आप में से किसी ने मुझे बताना है कि इसमें से कौन से स्पेलिंग सही हैं। इन्फेक्शन INFECTION इन्फेक्शन, ENFACTION इन्फेक्शन, TNFECTION टेंफेंशन, फर्स्ट वन, ठीक है। उसके बाद आपके आ सकते हैं, प्रेपोजिशन में आएगा विद, WITH विद, कोमा, बाय, कोमा, लिखो ना, फ्रॉम, कोमा, ऑफ, कोमा। 4 में से कोई एक प्रेपोजिशन आएगी लाजमी, यानी विद यूज करना है, वहां पर फ्रॉम यूज करना है, ऑफ यूज करना है, ये यूज करना आना चाहिए। हारून समझ आ रही है मैं जो समझाना चाह रहा हूँ? क्लास 10 पे थोड़ा ना फोकस करो, 9th भी, ठीक है, ताकि आपको पता चले क्या कर रहे हैं। उसके बाद 3 किस्म के नाउन आपने पढ़ के जाने हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ABSTRACT एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन MAT या रियल मटेरियल नाउन, लिख लिया। उसके बाद अच्छा, आपका कोई चैप्टर है जिसमें अचीव वो है अचीव परफेक्शन इन द मॉरल स्पिरिचुअल सोशल एक्शन, कौन सा वाला? कायद विजन? नहीं, चैप्टर 1 में है। इसमें कायद विजन चैप्टर है आपका? ये नहीं है ना, वो 9 में था ना। पहले चैप्टर में से वो पैराग्राफ ट्रांसलेशन आ सकती है, 60% चांस है। तो पहले चैप्टर जरा कंफर्म कर लें आप। उसके बाद WHICH विच लिखें, विच, कोमा और वाई, WHY कोमा। विच और वाई वाले जितने शॉर्ट क्वेश्चन है पूरी बुक के अंदर, ये नलायकों की बात कर रहा हूं मैं, लाइक बच्चों की बात नहीं कर रहा। अगर नलायक को पूरी बुक याद ही नहीं हो रही, पूरी बुक याद नहीं, वो सिर्फ वही सवाल याद करे जिसके शुरू में विच आ रहा है या वाई आ रहा है, विच आ रहा है या वाई, उसके हाफ क्वेश्चन हो जाएंगे। कितने क्वेश्चन आते हैं पेपर में? 8, 5 कहने होते हैं, तो उसके 3 सवाल हो जाएंगे। अगर एक निकम्मा नलायक है उससे पूरे नहीं होते यार, जरा सब लिख लिया ना आपने, हाँ ठीक, वो आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों में से बड़े बच्चे ऐसे हैं, जब ऊपर लिखा होता है ट्रांसलेट इनटू उर्दू और आगे लिखा होता है री राइट इन इंग्लिश, तो 99% बच्चे जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो ट्रांसलेट इनटू उर्दू करते हैं, जो कि हमेशा से गलत बात है। मैंने कभी ट्रांसलेट इनटू उर्दू नहीं की थी। ट्रांसलेट इनटू उर्दू करने से नंबर कम मिलते हैं। आई रिपीट अगेन, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ। जो उर्दू मीडियम वाले हैं, जिन्होंने जनरल साइंस या कंप्यूटर फिजिक्स भी उर्दू में रखी हुई है, यानी उर्दू मीडियम है, वो उर्दू में ही करेंगे ट्रांसलेट। लेकिन जो इंग्लिश में कर सकते हैं राइट, वो रीड एंड इन इंग्लिश कर सकते हैं। और अगर जो उर्दू मीडियम वाले हैं उन्हें इंग्लिश अगर आती है करनी तो वो भी कर सकते हैं, यानी कंपल्सरी नहीं है कि इंग्लिश मीडियम वाले ही करें। आपके पास दोनों ऑप्शन हैं, आप इंग्लिश को रीड राइट इंग्लिश में भी कर सकते हो, जैसे सिंपल इंग्लिश कहते हैं, उर्दू में भी कर सकते हैं। लेकिन जो उर्दू मीडियम वाले हैं उन्हें प्रेफर करूंगा कि वो उर्दू में ही करें, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं उनके नंबर आ जाएंगे। अगर रीड राइट इंग्लिश करेंगे तो उनके नंबर अच्छे नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी इंग्लिश वैसी स्ट्रांग नहीं है। ठीक, आप हमेशा लेट ही आते हो बेटा, जल्दी आओ। आज नहीं, हमेशा लेट होता है। यहाँ वहाँ चलो जो पीछे, यहाँ रिदा और रिदा आप उस तरफ हो जाओ बेटा, अब उधर हो जाओ ना, इसने बैठ के लिखना है चीज़ें, आप यहाँ बैठ जाओ। समझ आ रही मेरी बात? अब रीड राइट इंग्लिश कैसे कहते हैं? रीड राइट इंग्लिश का सिंपल तरीका है, मिसाल के तौर पर कोई भी आपको उसने पैराग्राफ दिया हुआ है, उसमें जो मुश्किल वर्ड्स हैं उसके ऊपर नीचे लाइन लगाएं, उसके पहले इजी वर्ड लिख दें, ठीक है। जैसे कि जैसे इनकरेज, इसके आसान अल्फाज क्या हो जाएगा? सपोर्ट, क्या हो जाएगा?
स्पोर्ट हो जाएगा। इस तरह उनके आसान वर्ड्स करें और मुश्किल से पूरे पैराग्राफ में 10 से 12 मुश्किल अल्फाज होंगे जिनकी आप आसान उर्दू कर दें, इंग्लिश कर दें और उसी पैराग्राफ को डिटो का भी उतार दें आप, हो गया रीड एंड इंग्लिश सिंपल। और इसमें देखो कितने आसान से नंबर आ सकते हैं। अगर आप में से किसी बच्चों को पैराग्राफ की उर्दू का कख नहीं पता, यानी कि 90% लोग लंबी लंबी छोड़ते हैं, उस पैराग्राफ की उर्दू करने की कोशिश में बस समझ आते हैं चैप्टर में आया, उर्दू लिखना शुरू कर देते हैं। आपके वैसे भी तो 10 नंबर कट ही जाने, 10 नंबर का आता है ना, 8 नंबर का, 8 नंबर की है, वो 8 नंबर आपके कट जाते हैं क्योंकि उसने आपकी स्टार्टिंग की उर्दू देखनी है। आमना समझ आ रहा है? स्टार्टिंग की उर्दू देखते ही, पहले समझ लो बेटा, स्टार्टिंग की उर्दू देखते ही आपके ज़हन में, आप लोग भी ये सच है 9th वाले, स्टार्टिंग की उर्दू देखते ही आप उसके समझ आता है कि आप गलत लिख रहे हो, क्योंकि पहली लाइन की उर्दू ही आप गलत लिखते हो, तो वो अगली उर्दू को पढ़ता ही नहीं है, चाहे आपने सेंटर में कहीं सही से भी देख के लिख लिया हो। तो बेहतर यह है कि अगर उर्दू नहीं आती तो रीड राइट इंग्लिश इज द बेस्ट ऑप्शन। अगर 10 मुश्किल अल्फाजों में 4 भी आपने आसान अल्फाज कर दिए तो उसमें से 8 में से वो 4 नंबर आपको पक्के देगा, 4 नहीं तो 3 नंबर तो पक्के ही है ना उसी पैराग्राफ को दोबारा लिखने का। कम से कम ये तो कर सकते हो ना, उस सेंटेंस को अपने ऑन वर्ड में लिख सकते हो, थोड़ा बहुत कर सकते हो ना, तो ये बेहतर हो जाएगा आपके लिए। अब आते हैं अगले पॉइंट की, समरी। समरी जब भी आप लोग लिखते हैं क्लास 10 में कितनी समरीज हैं? 3 समरी। और हमें से बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि हम एक समरी याद कर लेते हैं, वो आएगी तो ठीक है, वरना मॉर्निंग टाइम वाले का पेपर देख लेंगे, हम आफ्टरनून वाले दूसरी समरी याद कर लेंगे। ऐसी गलतियां ना करो भाई। गिनी चुनी गरीबों के पास 3 समरी हैं, तो तीनों समरियों को मुकम्मल याद करो। और अगर समरी में पूरे नंबर लेने हैं, जो मैंने पिछले पूरा साल आप में को बताई नहीं बात, तो पूरे नंबर लेने का तरीका क्या है? समरी आपने याद कर ली, आउटलाइन का मैंने आपको तरीका बताया था ना, नहीं बताया। आउटलाइन का मतलब ये था कि आपने समरी स्टार्ट करने से पहले आपने पहले हेडिंग देनी है आउटलाइन की, समरी का नाम, उसके राइटर का नाम, आउटलाइन की हेडिंग, देन आपने 1 पेज छोड़ देना है, नेक्स्ट पेज से आपने समरी लिखनी शुरू करनी है और उसी समरी में से कोई ना कोई लाइंस उठा के आपने आउटलाइंस के अंदर पुट कर देनी है। कम से कम समरी के अंदर 5 आउटलाइंस होनी चाहिए और उस आउटलाइन के लिए हमने वीडियो ऑलरेडी बना के अपलोड की थी, ठीक है, तो वो आउटलाइंस आपको आनी चाहिए। अब समरी में पूरे नंबर किसके आएंगे? क्या उसके आएंगे जो ये समरी बुक वाले लिखेगा? नहीं, पूरे नंबर उसके आएंगे जो शख्स पोएम के जब पढ़ रहे होते तो पोएम के नीचे एक लिखा होता है कॉन्टेक्स्ट 3-4 लाइंस का, और उसके एक जगह लिखा होता है थीम, THEME थीम। जो बच्चा टॉप करना चाहता है वो उस थीम को याद कर ले, समरी की स्टार्टिंग में थीम लिखे, थीम के बाद समरी एक्सप्लेन कर दे, और थीम लिखे मार्कर से, लिख लो बेटा ये पॉइंट, ये निकल जाना दिमाग से, ये मैंने पहले नहीं बताया आप लोगों को। थीम किससे लिखना है? जो टॉप करना चाहते हैं, ज्यादा नंबर लेना चाहते हैं, थीम लिखे मार्कर से। और नालायक बच्चे ये आज के दिन थीम याद करना, इन सब चीज़ों की कोशिश ना करें, जो नंबर आने थे वो भी चले जाएंगे। तो काइंडली ये ना हो कि आज के दिन ही तुम्हारे दिमाग में आ जाए बस जी लो भाई अब तो मैंने टॉप करना है, मैंने सारे वही रूल्स फॉलो करने हैं जो कि टॉपर के हैं। एक दिन में वो रूल्स फॉलो नहीं करने चाहिए। आप लोग अपने तरीके से चलो, जिस तरह मैंने बताया, एक ही दिन में सारे रूल्स फॉलो करोगे ना, फ़ायदा नहीं है। ये रूल्स मैंने इसलिए छुपा के रखे थे क्योंकि जो बच्चे जिन्हें पूरे साल सबक याद रहा है, सारा कुछ रहा है, उनके लिए ईजी है उस चीज़ को कवर करना। आप लोग तो सब पे बर्डन डाल लोगे अपने, आपसे ना अगला होना ना पिछला होना, फिर डिस्टर्ब हो जाओगे। तो वही करो जो हो सकता है। अब नालायक बच्चे क्या करें, समरी के 3 पार्ट दिए होते हैं, 3 में से 2 पार्ट ले लें, उन 2 को मर्ज कर लें। 3 समरी है ना, हर एक के 2-2 पार्ट जो दिए होते हैं, 3 दिए होते हैं, 2-2 को मर्ज कर लें। इतना तो कर सकते हैं ना ये। कुछ जगह 3 भी होते हैं, 2 ही होते हैं, ठीक है, 2 को मर्ज कर लें फिर आप लोग, ठीक है। तो इस तरह कर लें। लेकिन जिन बच्चों ने ज़्यादा नंबर लेने हैं वो थीम को पहले मार्कर से लिखें, उसके बाद समरी एक्सप्लेन करें। वो समरी पढ़ेगा नहीं, आपको टिक मार देगा और पूरे नंबर दे देगा आपको। राइटर का नाम मार्कर से लिखना है, आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं पॉइंट की तरफ, ऐसे, जो कि काफ़ी बच्चे रटा मारते रहते हैं, काज़िम रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, इलामा इकबाल के बारे में, माई हॉबी के बारे में, ट्रू मुस्लिम, स्पोर्ट्स है, लॉट ऑफ द टॉप एसेज विच यू कैन इजीली सी द पास्ट पेपर्स। आप पास्ट पेपर देखते हो, उसमें आपको नजर आते हैं, यू कैन राइट, उनमें से आप 10-12 याद करना शुरू करते हो कि अब मेरी मर्जी का एक आ गया तो आप लिख दोगे। क्यों ना हम ऐसे तरीके को सीखते हैं कि हमने ऐसे याद कोई और किया हो और ऐसे आ जाए कोई और उसी ऐसे के अंदर हम ये वाला ऐसे फिट कर दें। ये जो वीडियो यहाँ से पार्ट है ये सिर्फ नालायक बच्चों के लिए। देखो मैं बार बार नालायक और लायक का फ़र्क इसलिए बता रहा हूँ कि सब बच्चे इस रूल को अप्लाई ना करें। कुछ रूल्स ऐसे हैं जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ कि सिर्फ जब हैं जब कोई रास्ता ना रहे, कश्तियाँ जल गई हैं, पेपर सामने हैं, फेल ही होना है, अब उसके बाद सरकार के ट्रिक कि भाई सरकार के ट्रिक फॉलो करके मैं निकलूँ किसी तरह इस बुक में से, रुकना नहीं है मैंने। आपने समझ आ रही है? तो फिर वो ट्रिक आपने क्या करना है, फॉलो कर। और नालायक अगर मैं किसी को कह रहा हूँ तो कोई नालायक ना समझे। हमारे मुल्क में वज़ीर आज़म, सदर, MNA जितने बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं वो सब नालायक लोग ही हैं। तो नालायक लोग बहुत कामयाब होते हैं, नालायक लोग तो कागज़ लेके साथ साथ फिरते हैं।
आप बनेंगे, आप सिंध के वजह से बन सकते हैं बिलावल भुट्टो के बाद। तो हम आते हैं ऐसे की तरफ। ऐसे के बारे में मैंने आपको कहा था कि 10 आउटलाइंस होनी चाहिए। कितनी? 10 आउटलाइंस। उसके बाद ऐसे में कम से कम 6 या 7 पैराग्राफ होना चाहिए। पैराग्राफ कम से 5 से 6 लाइनों का होना चाहिए। और पैराग्राफ जब अगला शुरू करना है तो पहले पैराग्राफ के सेंटर जगह से आपने अगला शुरू करना है। आप में से बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एंड पे 2 वर्ड्स लिखते हैं। तुम्हारा तो हमेशा ये क्रॉस करता है, एंड पे 2 वर्ड्स लिखते हैं फिर शुरू करते हैं। 2 वर्ड्स एंड पे नहीं लिखते, सेंटर से लिखना शुरू करो, 3-4 लाइन्स, जिस तरह बुक में लिखा होता है। समझ आ रही बेटा? उस तरह करो। अब ऐसे सपोज करो याद किया भाई साहब ने पेट्रोटिज्म और आ गया इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। अब भाई साहब को इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कुछ नहीं पता, भाई ये पता है कि भाई उन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था और पाकिस्तान बन गया, और लेकिन याद किया पेट्रोटिज्म याद करके चले गए। अब क्या करेंगे, काज़म रहमतुल्लाह अलैह के बारे में 2-3 लाइनें लिख के और आगे लिख देना ही इज़ वेरी पेट्रोटिक पर्सन इन पाकिस्तान। आगे से पेट्रोटिज्म शुरू कर देना। क्या शुरू कर देना? पेट्रोटिज्म। लेकिन पेट्रोटिज्म शुरू करते हुए ज़हन में रखें कि हर पेट्रोटिज्म की लाइन के अंदर कहीं ना कहीं काज़म रहमतुल्लाह अलैह आ जाना चाहिए। ये ना कि पूरे नीचे पेट्रोटिज्म काज़म रहमतुल्लाह आए ना कहीं उन्हें लेके आना है। विलिंग टू सेक्रीफाइस हिज लाइफ, विलिंग टू डाई, विलिंग व्हाट, ठीक है। वो भी कहे कि यार क्या पेट्रोटिज्म के बारे में पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही होगी चेकर को कि इसे क्रॉस करूं या टिक लगाऊं। लिखा भी सही है, लिखा भी गलत नहीं है, और अगर क्रॉस लगाऊं तो ये भी गलत है। काज़म पेट्रोट थे भाई, वो बेवतन थे, वतन के लिए जान देने के लिए तैयार रहते थे, दिन रात जागते थे, मेहनत करते थे, स्टडी करते थे। बातें सारी सच्ची हैं लेकिन बातें हैं भी गलत जगह पर, तो वो कहीं ना कहीं आपको मार्क्स दे देगा। लेकिन अगर कोई बच्चा किसी और ऐसे को उसके अंदर पुट करेगा, जैसे कि एक बच्चे ने याद किया माई एम्बिशन और पेपर में ऐसे आ गया एम इन लाइफ, और वो छोड़ के आ गया, एम्बिशन नहीं आया सर। अब उसे ये नहीं पता कि एम्बिशन का मतलब एम इन लाइफ है। तो आप लोगों को जब तक ऐसे का मतलब नहीं पता ना तो कुछ भी नहीं होना। समझ आ रही है? ऐसे का मतलब नहीं पता तो आप लोग जो भी ऐसे पढ़ते हो उसके बारे में समझ लो भाई इसका मतलब क्या, और उसकी कितने फॉर्म्स बन सकती हैं, कितने नाम बन सकते हैं, और उतने नाम आप बना लो ताकि आपको सबके मतलब पता हो, और फिर आप उसे उसके अंदर मर्ज कर दें। जो भी ऐसे आप चूज करें पेपर के अंदर लिखने के लिए, उस ऐसे के बारे में सिर्फ एक चीज आपके माइंड में होना चाहिए कि आप 10 पैराग्राफ अगर बनाएं तो हर पैराग्राफ में वो अगले पैराग्राफ का नॉलेज, प्रीवियस पैराग्राफ का नॉलेज रिपीट ना हो, नॉलेज रिपीट ना हो। उन्हीं सेंटेंसेस को बार बार लिखने का फायदा नहीं होता। न्यू बात, आप माइंड में हेडिंग्स बना लें, उन्हें एक एक करके सेपरेट करके आप क्या करें, उन्हें कर दें। अब आते हैं हम इंपॉर्टेंट ऐसे कौन कौन से पिछले 5 साल के पेपर ले सकते हैं, राइट। 5 साल के पेपर लेके आप उनमें से ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसमें हमारी हॉबी, अ ट्रू मुस्लिम, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, और 2-3 और भी हैं, राइट। बता दें और दी लाइफ इन अ बिग सिटी, इलेक्शन भी आ सकता है, हाँ इलेक्शन इस बार शायद आ जाए, नवाज शरीफ भी आ सकता है इस बार, ठीक है। तो हाँ चॉइस भी नहीं होगी कि नवाज शरीफ आया तो चॉइस नहीं, और आएगा भी ये नवाज शरीफ इज अ गुड पर्सन, एक्सप्लेन, आप उसे बैड नहीं कह सकते हैं, ज़रदारी के मतलब आ सकते हैं ना। हु इज गुड पर्सन इन पाकिस्तान, ऑप्शन है ज़रदारी, ऑप्शन बी ज़रदारी, ऑप्शन सी ज़रदारी, ऑप्शन डी ज़रदारी। चूज नहीं, जो मर्जी करो, है ज़रदारी। हाँ फिर भुट्टो जिंदा है। अच्छा ये आप लोगों ने क्या लेना है, अच्छा ऐसे आप लोग याद कर लेना। और जैसे कि आया था माई फेस्टिवल, और आपने याद किया स्पोर्ट्स एंड गेम्स, माई फेस्टिवल में स्पोर्ट्स एंड गेम डाल दो। फेस्टिवल हुआ स्कूल में, उस दिन क्या था, स्पोर्ट्स एंड गेम्स थी। समझ आ रही है? और ये पेपर चेक करने वाला भी सुन सकता है वीडियो। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद आपका एक पैराग्राफ दिया जाता है। अच्छा ये 150 to 200 वर्ड्स, इसके बारे में बड़े बच्चे पूछते हैं कि सर ये 250 अल्फाज किया, मतलब कि THED इज इट काउंटेबल इन वर्ड्स और नॉट, इज काउंटेबल होता है या नहीं होता। आप में से कोई हेल्प करेगा, बताएगा 200 वर्ड्स क्या होते हैं, कैसे काउंट किए जाते हैं, और कितने पेजेस का ऐसे होना चाहिए। स्टोरी पे भी लिखा होता है 150 वर्ड्स की, या इस तरह कुछ, कोई बताएगा मुझे क्या होता है, ये गेम क्या है। 150 to 200 वर्ड जो लिखा होता है आपके पेपर के अंदर, वो उसका मतलब क्या है। वर्ड्स गिनते कैसे हैं, चलें ये बता दें थोड़ा सा। क्या इज RM काउंट होता है या नहीं, हाँ इज काउंट होगा या नहीं, हाँ इज काउंट होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इज भी काउंट होगा, दी भी काउंट होगा, ये पूरा वर्ड काउंट होगा। कुछ बच्चे कहते हैं THED 3 वर्ड्स, THE ऐसे नहीं, फिर तो तुमने 2 साल बाद बना लेना 10 लाइन में, ठीक है, ऐसे नहीं। और कुछ तो ऐसे होते हैं गिनना शुरू कर देते हैं कि 200 से ऊपर नहीं जाना,
जैसे कि पेपर चेक वाला पहले गिनेगा बाद में चेक करेगा, ऐसे नहीं होता। और जब भी आप कोई भी वो बनाएं आउटलाइन, तो उसमें 1 2 3 नहीं लिखना, क्या लिखना है? बुलेट्स। बुलेट्स गोल गोल दायरे बनाने हैं। बुलेट्स बनाने का फायदा क्या होता है? बुलेट्स वो गिनता नहीं है। आप 7 8 भी बना लेंगे ना, उसे 10 ही नजर आएंगे। और ये ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसमें कैरेक्टर्स लिख रहे हैं, तो उसमें 1 2 3 ना लिखें। ऊपर लिखता है कि राइट एनी 3 कैरेक्टर्स, आप उसमें बुलेट्स बना दें। एक बुलेट इधर बना दें, 2 एक आगे बना दें। एक आपने मिस कर दिया, उसे 3 ही नजर आएंगे, वो बैक करके पिछला बुलेट गिनेगा नहीं। समझ आ रही? क्योंकि पेपर का बर्डन इतना होता है, पेपर का ढेर लगा होता है, ऊपर से बीवी उस पर चीख रही होती है, घर का माहौल खराब हुआ होता है, गैस का बिल सामने आया होता है 5000 रुपये, तो वो परेशान हुआ होता है और ऊपर से खबरें सुन रहा होता है। जो पेपर चेक करने वाला होता है हमेशा ये ज़हन में रखे कि वो ब्लाइंड है, नाबीना है और बहरा भी है, गूंगा भी है। उसे आप लोगों ने समझाना है क्या? जो बच्चे छोटा छोटा करके लिखते हैं उनके नंबर हमेशा कम आते हैं। ऐसे लिखो जैसे अंधे ने देखना है। किसने देखना है? अंधे ने। बड़ा बड़ा करके लिखो, अंधे को नजर आए वहां यहाँ ये था। और जब भी नहीं, इतने बड़ा नहीं, और जब भी कोई चीज गलत हो जाए तो उस पर कभी भी गी करके लड़के गोल दायरा बनाते हैं, इतना बड़ा गोल दायरा बन जाता है कि ना वो उसे दूर से नजर आता है ये गलती है। ऊपर से ज्यादा क्या करते हैं, गोल दायरा बनाने के बाद थूक फेंक के अंगूठे से रगड़ते हैं कि भाई, और इतना रगड़ते हैं कि भाई श्राप कहते हैं उसके अंदर, ठीक है। और फिर वो कहते हैं सर एक्स्ट्रा शीट, सर पूरी शीट खराब हो गई, ठीक है। और गर्ल्स टेप लगा के वो स्कॉच टेप लगा के, ठीक है। और मैं अभी एक लड़के की बात याद आ गई कि हमारे पेपरों में हो रहा था, तो एक ट्राई कर रहा था थूक फेंकना, तो थूक नहीं आ रहा, उसने 7 वाले को कहा तो उसने इतना ज्यादा फेंक दिया, पूरा पेज खराब हो गया। तो अपना थूक अपने साथ लेके जाए क्योंकि रिमूवर अलाउ नहीं है, ठीक है। तो आप लोग जो करना चाहे करना, रगड़े हैं, ठीक है। बेचारे के पेपर में से बदबू आ रही होगी तो ये आप लोगों ने इस तरीके से कर लेना है। अब आते हैं हम आपकी मुश्किल चीज डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक वाहिद ऐसी चीज है जो पाकिस्तान के 70% लोग ऑप्शन में छोड़ दे, छोड़ यार ये नहीं करते, छोड़। कितने नंबर का? 5 नंबर का छोड़ दे, 5 नंबर तो वैसे ही कट जाएंगे ना। 20-25 नंबर का तो पाकिस्तानी लड़के सीरियस लेते नहीं ना, 20-25 नंबर तो वो कहते हैं वैसे ही काट लो, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट कौन से वाले करें, कौन से ना करें? जो नालायक बच्चे हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ना, सिर्फ सेड वाले करके चले जाएं, SAID सेड, उनके डायरेक्ट 5 में से 3 नंबर आ जाएंगे, 3 सेड वाले ही आने हैं। और जो लाइक बच्चे हैं वो सेड वाले भी करके जाएंगे, वो स्टेम भी सौरो जॉय वाले भी करके जाएंगे, बाकी चीजें पढ़ के जाएंगे, समझ के भी जाएंगे। डायरेक्ट में अगर आप हाफ भी कुछ सही कर देते हैं तो फिर भी आपके थोड़े बहुत नंबर आ जाएंगे। अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ, पेयर ऑफ द वर्ड्स। अब पेयर ऑफ द वर्ड जोन से हैं, राइट, जिसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि दोनों के वर्ड्स स्पीकिंग में सेम है, मीनिंग डिफरेंट है, तो हम उनके मीनिंग लिखें या उनके सेंटेंस भी बनाएं। तो कोई इसमें हेल्प करेगा मेरी? क्या मीनिंग उर्दू में लिखना चाहिए या नहीं? नहीं लिखना चाहिए उर्दू में? आपकी बुक में उर्दू में लिखा हुआ होता है या नहीं लिखा होता है? आप कौन सी टेक्स्ट, वो दूसरी बुक होगी, मोस्टली लिखा होता है, यानी हमें लिखना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? लिखना चाहिए। अगर आप सेंटेंस सही नहीं बना सकते और उसका मायने उर्दू में भी लिख देते हैं तो मे भी शायद वो अगला सेंटेंस पढ़े ही ना, आपका वो सेंटेंस भी ना पढ़े। अब जितने ही वर्ड्स होंगे वो आप कौन कौन से होंगे, वो बेसिकली मैंने आपको कल परसों बताए थे। एक एडवाइस, ठीक है, वीक, ये वो फेमस बता रहा हूँ जो आ सकते हैं। स्टोरी, प्रे, एंजल्स, सेल। अब आपने क्या करें, पिछले 5 साल के आप निकाल लें पेयर ऑफ वर्ड्स, ठीक है, और उन्हें आप लिख लें और उन्हीं को आप प्रैक्टिस कर लें, उन्हीं को आप याद कर लें, सेंटेंसेस बना लें, तो आपके इजीली हो जाएगा। अब 2 पॉइंट रह गए हैं, राइट। अब आते हैं हमारे पास ट्रांसलेट दी फॉलोइंग पैराग्राफ इन इंग्लिश, ठीक है। उर्दू में जुमले दिए होते हैं, आज बारिश हो रही है, मौसम बहुत गर्म है, ठीक है, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है, ये आते हैं, ठीक है, सेंटेंस है ना। तो आपने सेंटेंस की इंग्लिश करनी होती है, ठीक है। उसके नीचे लिखा होता है कि राइट 10 सेंटेंसेस अबाउट, कोई भी पैराग्राफ का नाम दे देगा, फैशन दे देगा, कुछ भी दे देगा, ठीक है। नहीं, पैराग्राफ अलग आता है ना, ऐसे के अलावा पैराग्राफ आता है, वो मैं बताऊंगा एंड पे। ये इसके साथ एक ऑप्शन आया था कि 10 सेंटेंसेस आप बनाएं। अब इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि बच्चों को ये लगता है कि हमने वो सेंटेंस बनाना है जो कि 5 क्लास में बनाते थे। इट इज अ हाउस, इट हैज 3 रूम्स, 1 गार्डन, 55 वॉशरूम्स, ठीक है, तो कुछ भी, ठीक है,
वी आर लिव इन द पार्क। तो ठीक है, तो जो भी आपने बनाना है 10 सेंटेंसेस ऐसे नहीं बनाने, ठीक है। सेंटेंसेस जो भी बनाने, एक सेंटेंस कम से कम 3 लाइन्स का हो। कितने लाइन्स का? 3 लाइन्स का, बुलेट्स बना के बनाने हैं। यानी आप ये सोच लें कि आप छोटे छोटे 10 पैराग्राफ बना लें, 2 लाइनों का, 3 लाइनों का एक बनाएं आप, वो एक सेंटेंस काउंट होगा। और बच्चे यही कर रहे होते हैं ही इज़ अ बॉय, ये इतने सेंटेंस बनाते हैं। इस तरह नहीं होता, इस तरह आपको कुछ भी नंबर नहीं मिलने। और ये सिर्फ वही कर सकते हैं जिनका इंग्लिश मीडियम है। जिन्होंने इंग्लिश मीडियम है सिर्फ वो ये 10 सेंटेंस बना सकते हैं। जिनका इंग्लिश मीडियम नहीं है वो उर्दू की इंग्लिश ही करेंगे। अब उर्दू के पैराग्राफ आपकी बुक के एंड पे दिए होते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि उनमें से कौन से पैराग्राफ याद करें, क्या सारे याद करके चले जाएं, या इंग्लिश को सीखने की कोशिश करें। इंग्लिश को सीखने की कोशिश नहीं करें, फ़ायदा नहीं है, इंग्लिश अभी आपको नहीं आनी, ठीक है। इस पर आप टाइम वेस्ट करते रहेंगे। थोड़े बहुत सेंटेंसेस आपको बनाने आ भी जाएंगे तो कहने की गलत हो जाएगा। अब क्या करें, किस तरह आसान से रास्ता निकालें कि हम इन चीज़ों को कर सकें। इसमें और पेपर भी आपके काम नहीं आएंगे, क्योंकि और पेपर की भी वो आपके वर्क नहीं कर पाएंगे। इसके लिए मैं ये आपको सिंपल से बता देता हूँ कि जिन बच्चों का पेपर मॉर्निंग टाइम है वो इवन नंबर वाले कर लें बुक में से, और जिनका पेपर आफ्टरनून टाइम है वो ओड नंबर वाले कर लें। मॉर्निंग टाइम वाले इवन नंबर 2, 4, 6 वगैरह, और जो आफ्टरनून टाइम वाले हैं वो ओड नंबर 1, 3, 5, 7 वाले हैं। और अगर कोई ये भी नहीं कर सकता, वो कहता है सर जी ये भी नहीं होना, बहुत मुश्किल काम दे दिया आपने, ये तो ढेर बन जाएगा, ये भी हमसे नहीं होना, और इंग्लिश का कुछ भी नहीं पता हमें, अब हम क्या करें? सिर्फ प्रेजेंट सेंटेंस बनाना सीख लें बस। प्रेजेंट सेंटेंस वाले उर्दू के कम से कम 5 या 4 जुमले होंगे, कम से कम वो तो उसके सही होना चाहिए। प्रेजेंट पास्ट नहीं बन पाता, फ्यूचर नहीं उससे बनता है, तो प्रेजेंट बनाने वाले वो सीख ले, ठीक है, आसान से। जैसे कि कोई भी आप बना सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ, उसके बाद मैं एक बात बता दूंगा आपको, इंग्लिश में एक ट्रिक रह गया था। अब आते हैं पैराग्राफ की तरफ। ऐसे के बाद वो आपको देता है राइट अ पैराग्राफ 100 to 150 वर्ड्स, ठीक है। और एक कोई एक पैराग्राफ में करना है, फैशन दे दिया, रोड एक्सीडेंट दे दिया, पिकनिक दे दिया, तो कुछ भी आपको दे देता है, ठीक है। अब ऐसे और पैराग्राफ में क्या फ़र्क है, इस बात को जरा समझ लें। ऐसे के बारे में मैंने आपको कहा था कि 10 लाइन्स होनी चाहिए आउटलाइन की, ठीक है। अच्छा ज़हन में रखें, आउटलाइन की लाइन्स होनी चाहिए। आउटलाइन में पैराग्राफ नहीं बनाना आपने, आउटलाइन की लाइन्स। और अगर कोई लाइन आपकी बड़ी आ रही है, दूसरी लाइन तक आनी है, तो आप दूसरी लाइन तक ना लिखें, उस लाइन को वहां तक लिखें और आगे डॉट 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 डाल दें, जिससे वादे हो जाएगा कि दिस लाइन, इट्स लाइन विल बी कंटिन्यू, ये कंटिन्यू है। समझ आ गया? डॉट डॉट एक लाइन अगर वो लाइन आपकी बड़ी आ रही है तो आप आधी लिख के आगे डॉट डॉट डाल दें कि ये कंटिन्यू है, फिर अगला। वो सिर्फ इस तरह होता है, आउटलाइन होती है। कभी आप लोगों ने अपनी स्टोरी अगर इंग्लिश की देखी हो की बुक में, उर्दू की बुक देखी हो, तो उसमें कहानी लिखने से पहले कहानी का शुरू कोमा कोमा कोमा, कहानी का शुरू कोमा कोमा कोमा, इस तरह करके 2-3 लाइनों में उन्होंने कहानी को डिस्क्राइब किया होता है कि भाई ये मेन चीज इसमें हुई है। समझ आई? शॉर्ट फॉर्म में इस तरह करके उसे आउटलाइन कहते हैं, लेकिन वो तो एक पैराग्राफ की शक्ल देते हैं ना, हम बुलेट्स की शक्ल देने लगे हैं। अब ऐसे और पैराग्राफ में क्या फर्क होता है? ऐसे के बारे में मैंने आपको कहा कि 10 पैराग्राफ बनाने हैं। पैराग्राफ में आपने पैराग्राफ नहीं बनाने, क्योंकि वो तो है ही पैराग्राफ। 1 पेज का लिखना है पैराग्राफ, और नॉन स्टॉप। समझ आ रहा है बेटा? ये अब लिख रहे हो, लिखी जा रहे हो, लिखी जा रहे हो, लिखी जा रहे हो, नीचे आ रहे हो, नीचे आ रहे हो, नीचे आ रहे हो, मुकम्मल। समझ आ रही बेटा? इस तरह करके आपने एंड तक जाना है। समझ आ रहा है? इस तरह करके आपने एंड तक जाना है। आपने पैराग्राफ के अंदर कभी भी एक लाइन भी स्किप करके नहीं अगली लाइन लिखनी। आपने पैराग्राफ के अंदर 4 लाइन लिखने के बाद अगली लाइन सेंटर से शुरू नहीं करनी। डिफरेंस बता रहा हूं मैं आपको, ये सेम ना कराना। समझिए? उसे पैराग्राफ की शक्ल आपने देनी, और पैराग्राफ 1 पेज से ज्यादा ना जाए आपका। 1 पेज का मतलब ये कि स्टार्टिंग आपकी शुरू से हुई हो, ये ना हो कि भाई साहब ने शुरू ही दरमियान से किया और नीचे ही खत्म हो जाए। 1 पेज पूरा 1 पेज, ठीक है, उसे आप लोग करें। और बहुत सारे बच्चे एक मिस्टेक करते हैं, क्वेश्चन लिखने हैं, लिखते लिखते एंड पे थोड़ी सी जगह रहेगी, अगले पेज पे जाना है, नीचे हमने उन्हें दिया पैराग्राफ नाम और पैराग्राफ अगले पेज पे शुरू किया। बिगेस्ट मिस्टेक। क्वेश्चन यहां आ गया, स्पेस थी, क्वेश्चन लिख दिया, आंसर अगले पेज पे आ गया। बिगेस्ट मिस्टेक। आखिरी हर पेज की लाइन पे अगर कोई चीज आपकी मिसिंग हो रही है, या कोई ऐसी चीज है जो आधी इधर होगी और आधी वहां, उस लाइन पे लिख दें नेक्स्ट पेज, लिख के अगले पेज पे क्वेश्चन लिखे और एक्सप्लेन करें। भाई समझ आ रही है मेरी बात? मैं हमेशा इंपॉर्टेंट चीजें लास्ट में बताता हूं। पैराग्राफ अगर मैं शुरू करना है, जैसे आप लिख रहे हो, ऐसे लिखते लिखते एंड पे जगह बच गई ना, हाफ पेज बच गया, आपने क्या सोचा, भाई इधर ही पैराग्राफ नाम लिख के लिखना शुरू कर दूं। अगर हाफ पेज बचा तो फिर तो चलो समझ आती है, लेकिन अगर 2-3 लाइन्स बची हैं तो फिर तो आप चेकर को कंफ्यूज कर रहे हैं। चेकर अगले पेज पे पीछे आएगा ही नहीं। चेकर की जिंदगी में रिवर्स गियर नहीं है भाइयों। चेकर की जिंदगी में रिवर्स गियर,
जो पेपर उसने चेक कर लिया उसने दोबारा नहीं चेक करना, चाहे उसको पराठे रख के खा ले। जो पेज एक बार आगे चला गया उस पेज पे पीछे नहीं आएगा वो भाई, समझ आई? उसका दिमाग घुमा होता है। तो आप लोगों ने उस घुमे हुए दिमाग को समझना है कि भाई वो आपका पेपर देखे रिलैक्स हो जाए, वाह बेटा क्या क्या प्रेजेंटेशन है, लिखा सारा गलत है, प्रेजेंटेशन क्या है, क्या फ्लावर बनाए हैं इसने, क्या स्टाइल, क्या बाउंड्री बनाई है यार, क्या। बीवी को कहे देखो ऐसा होता है पेपर, बीवी कहे लिखा तो सारा गलत ही रहा है, छोड़ो लिखा तो खूबसूरती देखो कितनी भाई ने डेकोरेशन कितनी की है, गमले लगा दिए अंदर, ये फुवारे जा रहे हैं, ये सड़कें जा रही हैं, ट्यूबवेल लगा रहे हैं, समझ आई? चांद तारे बना दिए बेटा, कुछ कर ली, ठीक है, कुछ कर लेना। अच्छा डिजाइन बना लेना, जैसे समरी लिखते हो ऐसे ऊपर ऐसे ऐसे कलीज आ रहे हैं, कलीज बादल आ रहे हैं, ठीक है। ज्यादा भी डिजाइन ना बनाना शुरू हो जाना, यार पेंटिंग शुरू करो तो पूरा पेपर ही रह जाए। तो यहाँ पर समझ आ गया कि उस लाइन पे नेक्स्ट लिख के अगले पेपर चला जाना है। एंड पे जो पेजेस बच जाते हैं, आप में से बहुत सारे बच्चे उस पर क्रॉस लगा रहे होते हैं, है ना? हैं नहीं लगाते, क्रॉस लगाएं ना लगाएं इससे फर्क नहीं पड़ता। आपके लिए फर्क जब पड़ता है जब आप पेपर के एंड पे दी एंड नहीं लिखते। दी एंड लिखने का फायदा ये होता है कि उससे ये पता चलता है कि अब आपका पेपर क्लोज हो गया। सपोज करें आप पेपर कर रही हैं, टीचर छीनने आ गई आपके साथ, आपने आधा जवाब लिखा है, टीचर छीनने आई हुई हैं, अब आप क्या कहते हो, दे देते हो उसी टाइम, एक मिनट दी एंड लिख दें। जब दी एंड लिख देंगे चेकर के दिमाग में यही आएगा क्लोज हो गया पेपर। जब दी एंड नहीं लिखोगे ना, वो समझेगा ये इससे पेपर छीन लिया, या लिखना नहीं आता था, ये भूल गया, कुछ मिसिंग हो गया इससे। दी एंड लाजमी लिखें, इस चीज़ से बड़ा इजी हो जाएगा। एक लास्ट पॉइंट, उसके बाद हम इस चीज़ को क्लोज करते हैं। उसके बाद मैं अभी आप लोगों से एमसीक्यू सुनूंगा, फिर आप लोगों ने जाना है, ऐसे नहीं जाना। पूरी बुक के एमसीक्यूज और पूरे चैप्टर, सारी बुक के चैप्टर्स के बारे में मैं रिवीजन भी कराऊंगा कि चैप्टर में क्या क्या हुआ 15 मिनट के बाद। लास्ट पॉइंट, जैसे इंग्लिश का पेपर आप लोग दे दें, उसके बाद बाहर निकल के किसी से नहीं पूछना कि पेपर में ये सही था, ये गलत था, ये था, वो था, ये चीज़ नहीं करनी। दूसरा पॉइंट, संडे का दिन है, पूरा दिन बैठें, रिवीजन करें, फजर से लेकर इशा तक, बीच में किसी से बात ना करें, रिश्तेदारों से ना मिलें, दोस्तों को फ़ोन ना करें, मोबाइल ना देखें, टीवी की तरफ ना जाएं। ये सब चीज़ें तुम खरीद लोगे, एक दिन तुम्हारे पास 3-3 सेलफोन होंगे, सब कुछ होगा तुम्हारे पास, सिर्फ आज के दिन को इस्तेमाल कर लिया तो। अगर आज के दिन को इस्तेमाल नहीं किया तो कल को पछताओगे। समझ आ रही है बेटा? कामयाब वो नहीं होता जो वालिदैन के पैसों पे याशी करता है, कामयाब वो होता है जो वालिदैन को याशी कराता है। अबू जी बड़ी मेहनत की, अम्मी जी आपने बड़ी मेहनत की, आज आपकी बेटी जवान हो गई है, बेटा बड़ा हो गया, ये ले पैसे मौजे मारें, जाएं आपने जो आइसक्रीम खानी है, अम्मी को कनेक्टर खिलाओ, अम्मी से कनेक्टर ना खाओ, अम्मी को बर्गर खिलाओ, अम्मी को शोरमे खिलाओ। कब तक अम्मी से पैसे मांगते रहोगे? कब तक? खड़े नहीं होना अपने मुंह में क्या? और ये सब चीज़ें सिर्फ जब ही होती हैं जब आप डिसीजन मेकर बनते हो। आखिरी बात कह के क्लोज कर रहा हूँ, जो शख्स फजर की अजान से लेके ईशा की नमाज तक एक जगह बैठ के पढ़ेगा, रिवीजन करेगा, बाहर नहीं जाएगा, नमाज भी वहीं पढ़ेगा, खाने वहीं पे खाएगा और दोस्ती यारी सब छोड़ देगा पेपरों में, यकीन से बता रहा हूँ पेपर जितना मर्जी मुश्किल आ जाए वो बच्चा अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। हार्ड वर्क जो होता है ना, इंशाल्लाह जो हार्ड वर्क होता है उससे वो फेलियर नहीं होता। और अगर पेपर मुश्किल आ जाए तो स्माइल पास करना, क्योंकि अगर पेपर मुश्किल आया ना इसका मतलब बाकियों को भी नहीं आता होगा, बाकी को भी नहीं आता। और जब पेपर मुश्किल आता है तो वो एक बेस्ट टाइम होता है टॉप करने का। मैंने एमफिल में एक किताब में टॉप किया था फर्स्ट सेमेस्टर में, और वो पेपर बहुत मुश्किल आया था। इवन के पूरे एग्जामिनेशन हॉल में सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे और मैं भी 2 मिनट तक सबके मुंह ही देख रहा था, ठीक है। लेकिन 2 मिनट बाद मेरे दिमाग एकदम चला और मैंने कहा यार अगर मुश्किल आया है और अगर मैंने अटैम्प्ट कर दिया तो मैं तो हाईएस्ट ले जाऊंगा, और मैंने पूरे पेपर को अटैम्प्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि पेपर था तो बुक से ना, कॉन्सेप्चुअल लिखा मैंने सारा, वो एक्सेप्ट हो गया, वो क्लास में हाईएस्ट आ गया। तो जब मुश्किल पेपर आता है तो आपके लिए मौका होता है टॉप करने के लिए। समझ आ रही है? आसान पेपर की ख्वाहिश ना किया करो, कहा करो मुश्किल पेपर आए लेकिन पढ़ के जाया करो, ये ना पढ़े बगैर मुश्किल पेपर आए भैंस गई पानी में, ठीक है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा बच्चों, अब आप लोग क्या करो,